नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे न्यूरोसाइंस की दिशा ही बदल दी। नॉर्मन डॉयच की द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग वैसा नहीं है जैसा पहले साइंटिस्ट मानते थे, यानी एक फिक्स्ड और रिजिड सिस्टम, बल्कि यह फ्लेक्सिबल है और बदल सकता है और खुद को नए हालातों के हिसाब से रीशेप कर सकता है। इस क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज, दिमाग बदलने की ताकत। पहले साइंटिस्टों का मानना था कि बचपन के बाद दिमाग स्थिर हो जाता है, यानी न्यूरॉन्स के कनेक्शन फिक्स हो जाते हैं और अगर ब्रेन को चोट लगे तो रिकवरी लगभग असंभव है। लेकिन नॉर्मन डॉयच हमें इस किताब में ऐसी केस स्टडीज दिखाते हैं जहां दिमाग ने अपनी प्लास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी को साबित किया है। शुरुआत करते हैं चेरिल की कहानी से। चेरिल को एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिससे उसका बैलेंस सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया था। सोचिए, जब कोई इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, चलना तो दूर की बात है, तो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर पॉल बाकवाइरीटा ने चेरिल को एक खास डिवाइस दी जिसे ब्रेनपोर्ट कहा जाता है। यह डिवाइस टंग पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती थी। धीरे धीरे चेरिल का दिमाग सीखने लगा कि टंग के जरिए बैलेंस सिग्नल्स को समझकर बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है, यानी दिमाग ने खुद का नया रास्ता बना लिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि ब्रेन एक ही काम को करने के लिए कई अलग अलग रास्ते अपना सकता है। माइकल मर्जेनिच और ब्रेन मैप। अब आते हैं न्यूरोसाइंस की दुनिया के एक और बड़े नाम पर, माइकल मर्जेनिच। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया कि ब्रेन में हर सेंसरी और मोटर फंक्शन का एक मैप होता है। मतलब हाथ की उंगलियों के लिए ब्रेन का एक हिस्सा है, चेहरे के लिए दूसरा, पैरों के लिए तीसरा। लेकिन जब उन्होंने बंदरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने पाया कि यह मैप रिजिड नहीं है। अगर एक उंगली इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसकी जगह दूसरी उंगलियों का मैप फैलकर जगह घेर लेता है, यानी ब्रेन की वायरिंग बार बार बदल सकती है। यह खोज पूरी न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन को बदल देती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज और लर्निंग की। हमारा ब्रेन हमेशा प्रैक्टिस के जरिए कनेक्शंस को मजबूत करता है। जब एक बच्चा भाषा सीखता है तो शुरुआत में उसका दिमाग सभी साउंड्स को पहचान सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह किसी खास भाषा को रेगुलरली सुनता है, दिमाग उसी लैंग्वेज के साउंड्स को प्रेफर करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि लर्निंग एक तरह से ब्रेन की प्लास्टिसिटी का इस्तेमाल है, और यही वजह है कि एडल्ट्स के लिए नई लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका ब्रेन पहले से एक भाषा पर स्ट्रांगली ट्यून्ड हो चुका होता है। अब आते हैं एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी पर। किताब में एक महिला का जिक्र है जिसे स्ट्रोक हुआ और उसके पूरे शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। पहले डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इंटेंसिव थेरेपी और बार बार ट्रेनिंग से उस महिला का ब्रेन धीरे धीरे नए कनेक्शंस बनाने लगा। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, बार बार दोहराना और पेशेंट की स्ट्रॉन्ग विल पावर, इन सब ने मिलकर ब्रेन को रिवायरिंग करने में मदद की और आखिरकार वह महिला दोबारा चलने और बेसिक काम करने में सक्षम हो गई। यह हमें बताता है कि स्ट्रोक या ब्रेन डैमेज परमानेंट नहीं है। सही ट्रेनिंग और पेशेंस से दिमाग खुद को रिकवर कर सकता है। किताब में बताया गया है कि म्यूजिशियंस का ब्रेन आम लोगों से अलग होता है। जो लोग बचपन से इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करते हैं, उनका ऑडिटरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। मतलब प्रैक्टिस लिटरली दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर बदल देती है। इससे हमें एक सबक मिलता है, प्रैक्टिस रिवायर्स द ब्रेन, यानी बार बार किसी स्किल पर काम करने से ब्रेन सर्किट्स मजबूत और एफिशिएंट हो जाते हैं। प्लास्टिसिटी सिर्फ पॉजिटिव बदलाव नहीं लाती, बल्कि नेगेटिव पैटर्न्स भी बना सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार नेगेटिव थॉट सोचता है या बार बार एंजाइटी फील करता है, तो ब्रेन उन पाथवेज को और मजबूत कर देता है। और यही वजह है कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोग अपने कंपल्शंस को बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम कॉन्शियसली नए पैटर्न्स बनाना शुरू करें, जैसे मेडिटेशन, थेरेपी या न्यू हैबिट्स, तो ब्रेन धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स को वीकन कर देता है और नए सर्किट्स बनाता है।
दोस्तों, अगर आपको इस किताब का सफर अब तक रोचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों की डिटेल समरी लेकर आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किताब में नॉर्मन डोइच यह भी बताते हैं कि ब्रेन ट्रेनिंग सिर्फ रिकवरी के लिए नहीं बल्कि हेल्दी लोगों के लिए भी है। माइकल मर्जेनिच ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये प्रोग्राम्स छोटे छोटे टास्क के जरिए दिमाग को चैलेंज करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स के कनेक्शन तेज और शार्प होते हैं। आज हम जिन एप्स या ब्रेन गेम्स के बारे में सुनते हैं, उनकी जड़ें इसी रिसर्च से जुड़ी हैं। एक और बड़ा मिथ यह है कि बढ़ती उम्र के साथ ब्रेन सीखना बंद कर देता है, लेकिन नॉर्मन डोइच बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही उम्र बढ़ने पर स्पीड और मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ब्रेन की प्लास्टिसिटी बनी रहती है। अगर बुजुर्ग लोग नई चीजें सीखना जारी रखें, जैसे कोई नया स्किल, नया लैंग्वेज या नई हॉबी, तो उनका दिमाग एक्टिव और हेल्दी बना रहता है। इसका मतलब है कि यूज इट और लूज इट सच है। अगर आप दिमाग को इस्तेमाल करते रहेंगे तो वह शार्प रहेगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। किताब में और भी जबरदस्त कहानियां और रिसर्च हैं जो यह साबित करती हैं कि हमारा दिमाग सचमुच खुद को बदल सकता है। अब बात करते हैं पेन यानी दर्द की। किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें एक महिला को क्रॉनिक पेन था, यानी ऐसा दर्द जो लगातार बना रहता था, भले ही शरीर में एक्चुअल इंजरी ना हो। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बार बार पेन सिग्नल्स दिमाग तक जाते हैं तो ब्रेन उन्हें याद रखने लगता है। यानी इंजरी ठीक होने के बाद भी ब्रेन बार बार पेन का सिग्नल रिप्रोड्यूस करता है। इसे कहा जाता है पेन मेमोरी। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी यहाँ भी काम आती है। नई थेरेपीज के जरिए ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि वह पुराने सर्किट्स को वीकन करे और नए हेल्दी सर्किट्स बनाए। इससे यह साबित होता है कि दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता, बल्कि ब्रेन की वायरिंग पर भी निर्भर करता है। अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग एग्जाम्पल पर, फैंथम लिम्ब सिंड्रोम। ऐसे लोग जिनका हाथ या पैर काट दिया गया है, वे कई बार कहते हैं कि उन्हें उसी कटे हुए हिस्से में दर्द या सेंसेशन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का मैप उस अंग को अब भी रिकॉग्नाइज करता है। मतलब भले ही हाथ नहीं है, लेकिन ब्रेन का हैंड एरिया अभी भी एक्टिव है। न्यूरोलॉजिस्ट V.S. रामचंद्रन ने इसके लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल थेरेपी बनाई, मिरर बॉक्स थेरेपी। इसमें मरीज अपने स्वस्थ हाथ को मिरर में देखता और हिलाता है, जिससे ब्रेन को लगता है कि मिसिंग लिम्ब भी मूव कर रहा है। धीरे धीरे ब्रेन का भ्रम टूटता है और फैंथम पेन कम हो जाता है। ये एग्जाम्पल न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे स्ट्राइकिंग प्रूफ है कि ब्रेन खुद को बदलकर भ्रम भी तोड़ सकता है। अब हम आते हैं एडिक्शन पर। चाहे वो ड्रग, अल्कोहल या पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो, सबका मैकेनिज्म ब्रेन प्लास्टिसिटी से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति बार बार एडिक्टिव सब्सटेंस या बिहेवियर रिपीट करता है तो ब्रेन सर्किट्स उसे रिवार्ड पाथवे से जोड़ देते हैं। डोपामिन रिलीज होता है और वो सर्किट और मजबूत हो जाता है। इससे क्रेविंग अनकंट्रोलेबल लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी प्लास्टिसिटी को पॉजिटिव हैबिट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बार बार हेल्दी हैबिट्स पर फोकस किया जाए तो ब्रेन नए रिवार्ड पाथवेज बनाता है। यानी वही दिमाग जो एडिक्शन बनाता है, वही उससे बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार कर सकता है। किताब में एक और सेंसिटिव लेकिन महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है, सेक्सुअल बिहेवियर। डॉइच बताते हैं कि हमारा ब्रेन सेक्सुअलिटी को भी प्लास्टिक तरीके से शेप करता है। अगर बार बार कोई पैटर्न रिपीट हो तो ब्रेन उसी को प्राइमरी सर्किट बना लेता है। इसीलिए कुछ लोग अनयूजुअल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस डेवलप कर लेते हैं। यानी सेक्सुअल बिहेवियर सिर्फ बायोलॉजी से तय नहीं होता, बल्कि ब्रेन की प्लास्टिसिटी और एक्सपीरियंसेस से भी शेप होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी रोल निभाती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या OCD। थेरेपीज जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT ब्रेन को नए सोचने के तरीके सिखाती है। हर बार जब पेशेंट नेगेटिव थॉट को चैलेंज करता है और नया हेल्दी थॉट अडॉप्ट करता है तो ब्रेन का नया पाथवे बनता है। यानी थेरेपी सिर्फ बातें नहीं है, यह लिटरली ब्रेन की वायरिंग को बदलती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, जब दिमाग सीखना भूल जाता है। किताब में एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है बारबरा एरोस्मिथ यंग।
उसे सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। वह सिंपल चीजें भी याद नहीं रख पा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज संभव नहीं, लेकिन बारबरा ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने ऐसे एक्सरसाइजेस डिजाइन किए जो उसके कमजोर ब्रेन एरियाज को चैलेंज करते थे। धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा और उसने खुद को सीखने के योग्य बना लिया। आज बारबरा ने एरोस्मिथ स्कूल बनाया है, जहां ऐसे बच्चों को ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से एम्पावर किया जाता है। ये कहानी दिखाती है कि प्लास्टिसिटी सिर्फ साइंस लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी मिरेकल्स कर सकती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह बातें सिर्फ थ्योरी हैं, तो याद रखिए, ये सभी एग्जाम्पल्स रियल लोगों की रियल स्टोरीज हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ब्रेन की इस अद्भुत शक्ति के बारे में जान सके। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि अब हम और भी गहराई से दिमाग की रहस्यमयी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। डॉयज बताते हैं कि दिमाग की प्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा उपयोग बुजुर्गों में होता है। पहले माना जाता था कि उम्र बढ़ने पर ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और नया सीखना नामुमकिन है, लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि अगर बुजुर्ग नई एक्टिविटीज अपनाएं, जैसे पजल्स, नई भाषा सीखना या कोई स्किल, तो उनका ब्रेन सर्किट्स एक्टिव रहता है। प्लास्टिसिटी उम्र की सीमा नहीं जानती। स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए एक और ब्रेक थ्रू थेरेपी है, कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। इसमें मरीज के स्वस्थ हाथों को बांध दिया जाता है ताकि वह अपने वीक हाथ को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए। धीरे धीरे ब्रेन नए पाथवेज बनाकर वीक हाथ को भी फंक्शनल बना देता है। यह थेरेपी हजारों पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। दिमाग और कल्चर। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा कल्चर और एनवायरनमेंट भी ब्रेन को शेप करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मल्टीलिंगुअल कल्चर में बड़ा होता है तो उसका ब्रेन ज्यादा फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होता है। कल्चर बेसिकली हमारे दिमाग की वायरिंग को एक इनविजिबल स्क्रिप्ट देते हैं। हमारा दिमाग हर पल बदल रहा है और हम चाहें तो उसे सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस और ब्रेन प्लास्टिसिटी। अब बात करते हैं ब्लाइंडनेस की। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो उसके विजुअल कॉर्टेक्स, जो आंखों से सिग्नल्स लेने के लिए बना है, क्या करता होगा? वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्लाइंड लोगों में विजुअल कॉर्टेक्स खाली नहीं बैठता, बल्कि वह सुनने और छूने की क्षमता को सपोर्ट करने लगता है। यानी ब्लाइंड व्यक्ति का दिमाग हियरिंग और टच सिग्नल्स को प्रोसेस करने में एक्स्ट्रा शार्प हो जाता है। इसीलिए कई ब्लाइंड लोग सिर्फ आवाज सुनकर आसपास की डिटेल समझ लेते हैं या उंगलियों से ब्रेल पढ़ते वक्त माइन्यूट डिफरेंसेस पकड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन अनयूज्ड एरिया को भी नए फंक्शंस दे सकता है। एक और इंस्पायरिंग कहानी है डेनियल किश की। डेनियल बचपन से अंधे थे, लेकिन उन्होंने खुद को ह्यूमन बैट बना लिया। वह अपनी जुबान से क्लिक साउंड निकालते और उस साउंड के इकोस को सुनकर ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स का अंदाजा लगा लेते। यह इको लोकेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चमगादड़ करते हैं। रिसर्च ने दिखाया कि जब डेनियल इको लोकेशन करते हैं तो उनका विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, मतलब ब्रेन ने सुनने को देखने में बदल दिया। ब्रेन इंजरीज और रिकवरी। अब आते हैं ब्रेन इंजरीज पर। किताब में ऐसे पेशेंट्स का जिक्र है जिनके ब्रेन के कुछ हिस्से डैमेज हो गए थे। पहले डॉक्टर्स मानते थे कि अगर कोई हिस्सा नष्ट हो जाए तो उसका काम हमेशा के लिए खो गया, लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्रेन बाकी हिस्सों को रिवायर करके खोए हुए फंक्शंस को भी वापस ला सकता है। अगर पेशेंट लगातार थेरेपी करे तो धीरे धीरे नए सर्किट्स बनते हैं। यह प्रोसेस धीमा है लेकिन पॉसिबल है। यही कारण है कि रिहैबिलिटेशन अब न्यूरोसाइंस का इतना बड़ा हिस्सा है। इमेजिनेशन की शक्ति। किताब में इमेजिनेशन पर भी एक अद्भुत इंसाइट दी गई है। रिसर्च ने दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ किसी मूवमेंट की कल्पना करता है, जैसे हाथ उठाना या पियानो बजाना, तो ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो एक्चुअल मूवमेंट में होता है। इसका मतलब है कि इमेजिनेशन भी ब्रेन सर्किट्स को बदल सकती है। एथलीट्स और म्यूजिशियन विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल इसी वजह से करते हैं। यही दिमाग को प्राइम करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ब्रेन और क्रिएटिविटी। डॉयज यह भी बताते हैं कि क्रिएटिविटी का संबंध भी प्लास्टिसिटी से है। जब हम नई चीजें सीखते हैं, नई कला या स्किल अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है।
जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं उतना दिमाग फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होता जाता है। इसीलिए जो लोग डाइवर्स इंटरेस्ट रखते हैं वे अक्सर ज्यादा इनोवेटिव साबित होते हैं। मेडिटेशन और ब्रेन। मेडिटेशन भी प्लास्टिसिटी का एक पावरफुल टूल है। स्टडीज ने दिखाया कि जो लोग नियमित मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन का अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन वाला हिस्सा मजबूत होता है। एमआरआई स्कैन्स में यह भी पाया गया कि लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के ब्रेन में स्ट्रक्चरल बदलाव आते हैं। इसका मतलब है कि शांति और माइंडफुलनेस भी लिटरली ब्रेन को रीशेप कर सकते हैं। एजुकेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि ब्रेन रीशेपिंग की प्रोसेस है। जब बच्चा पढ़ाई करता है, नई भाषा सीखता है या मैथ्स करता है, तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता सीधा ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी है। डॉइच का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को इस न्यूरोसाइंस नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए ताकि बच्चे अपने लर्निंग पोटेंशियल का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। ट्रॉमा और ब्रेन प्लास्टिसिटी। डॉइच बताते हैं कि ट्रॉमा यानी आघात भी ब्रेन सर्किट्स को बदल देता है। जैसे सोल्जर्स जिनके दिमाग में बार बार युद्ध की मेमोरीज रिप्ले होती हैं, इसे पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ब्रेन बार बार वही इमेजेस और इमोशंस दोहराता है, जिससे नया ट्रॉमा सर्किट मजबूत हो जाता है। लेकिन थेरेपीज जैसे EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग ब्रेन को नए तरीके से प्रोसेस करने में मदद करती हैं। यह पुराने ट्रॉमा पाथवेज को कमजोर कर नए हेल्दी पाथवेज बनाती हैं। लव और रिलेशनशिप्स। किताब में बताया गया है कि लव और क्लोज रिलेशनशिप्स भी ब्रेन को शेप करते हैं। जब हम किसी से डीपली जुड़ते हैं तो हमारे ब्रेन सर्किट्स लिटरली पार्टनर की प्रेजेंस और पैटर्न से ट्यून्ड हो जाते हैं। इसीलिए ब्रेकअप्स या सेपरेशन इतना पेनफुल होता है, क्योंकि ब्रेन को अपने सर्किट्स को रिवायर करना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्यार और रिश्ते सिर्फ दिल के नहीं बल्कि दिमाग का भी खेल है। ये सब चीजें हमें एक ही चीज सिखाती हैं कि हमारा ब्रेन हर अनुभव से बदलता है। हमारे पास अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है, क्योंकि हमारे दिमाग में बदलाव की क्षमता हमेशा मौजूद है। पेन कंट्रोल और ब्रेन प्लास्टिसिटी। क्रॉनिक पेन की समस्या दुनिया भर में करोड़ों लोगों को परेशान करती है। जैसा कि हमने पहले सीखा, दिमाग पेन मेमोरी बना सकता है। अब सवाल है, क्या हम दिमाग को यह याद भुला सकते हैं? वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर पेशेंट को बार बार ऐसे टास्क दिए जाएं जिनमें उनका ध्यान पेन से हटकर नए सिग्नल्स पर जाए, तो ब्रेन सर्किट्स पेन पाथवेज को वीकन करने लगते हैं। यानी दिमाग धीरे धीरे दर्द का ध्यान छोड़ देता है। इसका सबूत है न्यूरो फीडबैक थेरेपी, जिसमें मरीज अपने ब्रेन सिग्नल्स को मॉनिटर करता है और खुद उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। न्यूरो फीडबैक, दिमाग को देखना और बदलना। न्यूरो फीडबैक एक ऐसी तकनीक है जिसमें पेशेंट स्क्रीन पर अपने ब्रेन वेव्स देख सकता है। अगर उसकी ब्रेन वेव्स स्ट्रेस या पेन से जुड़ी होती हैं, तो उसे उन्हें रिलैक्स करने के लिए ट्रेन किया जाता है। हर बार जब ब्रेन सही पैटर्न अडॉप्ट करता है तो पेशेंट को रिवॉर्ड मिलता है। यह ट्रेनिंग दिमाग को नए पैटर्न्स अपनाने के लिए मजबूर करती है। धीरे धीरे पेन, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। ब्रेन और टेक्नोलॉजी का मिलन। डॉइच बताते हैं कि भविष्य में ब्रेन और मशीन्स का मिलन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, हमें नई संभावनाएं देगा। जैसे पैरालाइज्ड पेशेंट्स अपने दिमाग से रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर पाएंगे। रिसर्च ने दिखाया कि अगर इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में लगाए जाएं, तो मरीज सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर या रोबोटिक हैंड मूव कर सकता है। यह प्लास्टिसिटी की वजह से संभव है, क्योंकि ब्रेन खुद को नए डिवाइसेस के साथ एडप्ट कर लेता है। प्रोस्थेटिक्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी। सोचिए, जिनका हाथ या पैर कट चुका है, वे अगर एक एडवांस्ड प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाते हैं तो उनका दिमाग धीरे धीरे उस आर्टिफिशियल अंग को अपने बॉडी मैप में शामिल कर लेता है। मतलब ब्रेन उस प्रोस्थेटिक को भी अपना मानने लगता है। इसका मतलब है कि भविष्य में हम ऐसे बायोनिक ह्यूमंस देखेंगे जो टेक्नोलॉजी और ब्रेन दोनों के फ्यूजन से काम करेंगी। माइंडफुलनेस और पेन रिडक्शन। किताब यह भी बताती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस पेन कंट्रोल में मदद करती हैं। जब व्यक्ति दर्द को सप्रेस करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करना सीखता है, तो ब्रेन सर्किट्स पेन की इंटेंसिटी को कम करने लगते हैं। एमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर्स में पेन परसेप्शन और ब्रेन एरियाज वीक हो जाते हैं।
इसका मतलब है कि सिर्फ अवेयरनेस और अटेंशन बदलने से भी दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। लर्निंग और प्रोफेशनल स्किल्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ बीमारियों और इंजरीज तक सीमित नहीं। डॉक्टर्स, पायलट्स और सोल्जर्स जैसे प्रोफेशनल्स भी अपने ब्रेन को ट्रेन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस से उनका ब्रेन नॉर्मल लोगों से ज्यादा तेज और एफिशिएंट हो जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल एक्सट्रीम प्रेशर में भी सही डिसीजन ले पाते हैं। द फ्यूचर ऑफ ब्रेन एनहेंसमेंट। डॉयज लिखते हैं कि न्यूरो साइंस का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइसेस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें नई कैपेबिलिटीज देंगे। कल्पना कीजिए अगर कोई मशीन डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलेट करे और नई लैंग्वेज सीखना या कोई स्किल अडॉप्ट करना आसान बना दे, तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। लेकिन साथ ही एथिकल सवाल भी उठेंगे। क्या सबको यह टेक्नोलॉजी मिलेगी? क्या ब्रेन इन्हेंसमेंट नेचुरल एबिलिटीज को अनफेयर बना देगा? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि न्यूरो साइंस का फ्यूचर उतना ही एक्साइटिंग है जितना मैं बता रही हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस ज्ञान से प्रेरित हों, तो इसे शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रिवायरिंग इन ओल्ड एज, होप फॉर सीनियर्स। डॉयज यह भी बताते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बुजुर्गों के लिए नई आशा है। आज मेमोरी लॉस या डिमेंशिया जैसी बीमारियों को पहले इरिवर्सिबल माना जाता था, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि अगर बुजुर्ग लोग रोज मेंटल एक्सरसाइज करें, पजल्स, रीडिंग, न्यू हॉबीज, तो उनके न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते रहते हैं। इससे कॉग्निटिव डिक्लाइन धीमा हो सकता है और कई केसेस में रुक भी सकता है। यानी उम्र कभी भी दिमाग को बदलने की क्षमता को खत्म नहीं कर सकती। कल्चरल शेपिंग ऑफ ब्रेन। हमारा इन्वायरमेंट और कल्चर भी दिमाग की वायरिंग को शेप करता है। जिन कल्चर्स में लोग बहुत सोशल होते हैं, वहां लोगों के ब्रेन सर्किट सोशल स्किल्स के लिए ज्यादा एक्टिव पाए गए। वहीं आइसोलेटेड सोसाइटीज में सर्वाइवल स्किल्स पर ज्यादा एम्फेसिस होता है। यानी ब्रेन एक तरह से कल्चर का रिफ्लेक्शन बन जाता है। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव प्लास्टिसिटी। डॉयज एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं। प्लास्टिसिटी इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। मतलब दिमाग अच्छा भी बदल सकता है और बुरा भी। अगर हम बार बार नेगेटिव हैबिट्स, एडिक्शंस या डिस्ट्रक्टिव सोच पर फोकस करते हैं, तो ब्रेन उसी को स्ट्रेंथन कर देता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पर काम करें, तो दिमाग हेल्दी सर्किट्स बनाता है। इसीलिए हमें प्लास्टिसिटी को कॉन्शियसली पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मन डॉयज बताते हैं कि केवल इमेजिनेशन से भी दिमाग के अंदर वैसी ही न्यूरल गतिविधि होती है जैसी किसी असली अनुभव से होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो बजाना सीखना चाहता है, तो केवल पियानो को सोचकर उंगलियों के मूवमेंट की कल्पना करने से भी उसके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में बदलाव आने लगता है। बाद में जब वह सच में पियानो बजाता है, तो उसकी प्रैक्टिस और भी आसान हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सोच भी अभ्यास का हिस्सा बन सकती है। कई रिसर्च में यह साबित हुआ कि केवल सोचकर भी हम शरीर की ताकत बढ़ा सकते हैं। एक स्टडी में कुछ लोगों को कहा गया कि वे रोज अपनी उंगलियों को मूव करने की कल्पना करें। उन्होंने असली मूवमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनकी उंगलियों की मसल्स असल में मजबूत हो गई। यानी हमारा माइंड केवल सोच को ही शरीर की ट्रेनिंग मान लेता है। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग कठोर हो जाता है और सीखना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन नॉर्मन डॉयज बताते हैं कि यह गलतफहमी है। दिमाग कभी भी सीखना बंद नहीं करता। बुजुर्ग लोग अगर सही वातावरण और प्रैक्टिस पाएं, तो नई स्किल सीख सकते हैं। मीडिया और टेक्नोलॉजी का असर। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। मॉडर्न मीडिया और टेक्नोलॉजी का हमारे दिमाग पर प्रभाव। टीवी, वीडियो गेम्स और इंटरनेट हमारे सोचने और ध्यान देने की क्षमता को बदल देते हैं। तेज तेज कटिंग वाले वीडियो देखने से ध्यान भटकने की आदत बढ़ती है। लंबे आर्टिकल पढ़ने या गहराई से सोचने की आदत कमजोर हो जाती है। इसका मतलब है कि जो चीजें हम बार बार करते हैं, वही हमारे दिमाग की वायरिंग को तय करती हैं। नॉर्मन डॉयज न्यूरोप्लास्टिसिटी को डबल एज्ड सोर्ड कहते हैं। मतलब दिमाग अच्छा भी सीख सकता है और बुरा भी। अगर कोई बार बार नेगेटिव सोचता है, तो उसके दिमाग की वायरिंग नेगेटिविटी के लिए मजबूत हो जाती है। अगर कोई बार बार गुस्सा करता है, तो उसका दिमाग गुस्से को डिफॉल्ट पैटर्न बना लेता है।
यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें वही इंसान बना देती है जैसा हम बार बार सोचते और करते हैं। पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाएं? नॉर्मन डोइच कहते हैं कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी होगी। रोज ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दें, बार बार पॉजिटिव सोच को रिपीट करें, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी आदतें अपनाएं। इससे दिमाग नए पाथवेज बनाता है और धीरे धीरे पॉजिटिविटी डिफॉल्ट पैटर्न बन जाती है। किताब में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बुरी तरह डिप्रेशन में था। उसने खुद को बार बार यह सिखाना शुरू किया कि हर दिन वह छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करेगा। शुरुआत में यह जबरदस्ती जैसा लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका दिमाग सच में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को पकड़ने लगा। इसका मतलब है कि हमारे विचार और ध्यान का चुनाव ही हमें नया इंसान बना सकता है। बैलेंस और कंट्रोल। डॉइच यह भी बताते हैं कि दिमाग में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अगर हम चैलेंज नहीं लेंगे तो दिमाग सुस्त हो जाता है। सही ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे नई स्किल सीखें और रेगुलर इंटरवल्स पर आराम भी करें। तो दोस्तों, इस अद्भुत किताब के जरिए हमने सीखा कि हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लगातार बदलता, सीखता और नया बनाता है। अब हम किताब की क्लोजिंग इनसाइट्स और बिगेस्ट टेकअवेज को समझेंगे। दिमाग और रिलेशनशिप्स। नॉर्मन डोइच बताते हैं कि जैसे हम अकेले में सोचते हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते भी दिमाग की वायरिंग को बदलते हैं। प्यार, दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव सब न्यूरल सर्किट्स को गहरा करते हैं। अगर कोई इंसान सपोर्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो उसका दिमाग रिजिलियंस और क्रिएटिविटी से भर जाता है। वहीं टॉक्सिक रिश्ते दिमाग में स्ट्रेस सर्किट्स को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं। यानी आपका दिमाग भी आपके रिलेशनशिप्स का रिफ्लेक्शन है। ब्रेन प्लास्टिसिटी और इमेजिनेशन। किताब में जोर दिया गया है कि इमेजिनेशन भी ब्रेन प्लास्टिसिटी को बदलती है। अगर कोई पियानो बजाता भी नहीं लेकिन प्रतिदिन सिर्फ मेंटल प्रैक्टिस करता है तो दिमाग में वैसी ही वायरिंग बनती है जैसी असली अभ्यास में होती है। इसका मतलब है कि हमारे सोचने का तरीका, डे ड्रीम्स और विजुअलाइजेशन हमारी ब्रेन वायरिंग को शेप करते हैं। यही वजह है कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पेन और ट्रॉमा से हीलिंग। हमने पहले देखा कि क्रॉनिक पेन में दिमाग कैसे नेगेटिव रिवायरिंग कर लेता है। डॉइच बताते हैं कि थेरेपी, अटेंशन रिडायरेक्शन और नए एक्सपीरियंसेस से दिमाग पेन सर्किट्स को धीरे धीरे बंद कर सकता है। ट्रॉमा भी दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है, लेकिन नए एक्सपीरियंसेस और थेरेपी प्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके हीलिंग लाते हैं। एजिंग ब्रेन, यूज इट और लूज इट। उम्र बढ़ने पर न्यूरॉन्स मरते हैं, यह सच है, लेकिन नॉर्मन डोइच कहते हैं अगर आप एक्टिव रहते हैं, नई स्किल सीखते हैं, सोशल रहते हैं और क्यूरियोसिटी रखते हैं तो आपका दिमाग जवान बना रहता है। सुडोकू, नई भाषा सीखना, डांस करना, संगीत सीखना सब दिमाग को रिवायरिंग करके एजिंग को स्लो कर देते हैं। यानी रिटायरमेंट मतलब डिक्लाइन नहीं है। अगर ब्रेन एक्टिव है तो लाइफ एक्टिव है। द डार्क साइड ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। बैड हैबिट्स, एडिक्शन और कंपल्सिव बिहेवियर्स दिमाग को भी उतना ही मजबूत न्यूरल पाथवे देते हैं जितना कोई अच्छा हैबिट देता है। डोइच का कहना है आप जो रोज करते हैं वही आपका दिमाग बन जाता है। यानी हमें अपने हैबिट्स को सचेत रूप से चुनना होगा। द फ्यूचर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, एआई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सब प्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग से शेप होंगे। इमेजिन कीजिए एक दिन पैरालाइज्ड लोग सिर्फ ब्रेन सिग्नल से मशीन चलाएंगे। डिप्रेशन, अल्जाइमर, ऑटिज्म सबके लिए नए इलाज इस कॉन्सेप्ट से बनेंगे। तो अब हम इस किताब के बिगेस्ट टेकअवेज जानते हैं। दिमाग फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं। हर एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप करता है। प्रैक्टिस रिवायर्स द ब्रेन, चाहे स्किल हो या हैबिट। नेगेटिव प्लास्टिसिटी उतनी ही पावरफुल है जितनी पॉजिटिव प्लास्टिसिटी। एजिंग का मतलब डिक्लाइन नहीं, ब्रेन को एक्टिव रखकर आप हमेशा यंग रह सकते हैं। रिलेशनशिप्स, इमेजिनेशन और एनवायरनमेंट सब ब्रेन को बदलते हैं। दोस्तों, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की सुपर पावर का सबूत है। सोचिए, अगर हमारा ब्रेन हमेशा बदल सकता है तो हमारी जिंदगी भी हमेशा बदल सकती है। तो अब सवाल आपसे है, आप अपने दिमाग को किस दिशा में बदलना चाहते हैं? पॉजिटिव हैबिट्स, लर्निंग और ग्रोथ की ओर,
या नेगेटिव एडिक्शंस और पुराने पैटर्न्स की ओर। याद रखिए, जहां ध्यान जाएगा वहीं ब्रेन पाथवेज मजबूत होंगे। इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।